इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पहला सवाल दोस्तों आपके स्क्रीन पर है। समय को बिना गंवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। पहला सवाल दोस्तों कह रहा है कि पुनर्जीवन की किस विधि से वायु की अधिक मात्रा रोगी को दी जा सकती है। तो दोस्तों कौन सी विधि होती है जिसके तहत वायु की अधिक मात्रा जो रोगी को दी जा सकती है, आप लोग ध्यान रखेंगे। वह है मुंह से मुंह विधि। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। दोस्तों इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और 75 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना बन पाता है ना, अपना कमेंट बॉक्स में ईमानदारी पूर्वक जरूर लिखिएगा कि आपका 27 मार्क्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि हम जो आपको करवा रहे हैं ना, इससे आपको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस ये हमको कैसे पता चलेगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तब हमको पता चल पाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक टोस्टर का तापन एलिमेंट किस तार का बना होता है। तो दोस्तों जो टोस्टर होता है ना, टोस्टर का जो तापन एलिमेंट होता है वो किस तार का बना होता है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, नाइक्रोम का बना होता है तापन एलिमेंट। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि व्हीटस्टोन सेतु संतुलन में कहलाएगा, यानी कि व्हीटस्टोन जो ब्रिज है दोस्तों, वह संतुलन में कब कहलाएगा, जब गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा होगी। तो दोस्तों क्या होगी, शून्य होगी। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्रेजिंग में प्रयुक्त स्पेल्टर समानता किसका बना होता है। तो दोस्तों ब्रेजिंग में जो प्रयुक्त स्पेल्टर होता है, ये समानता किसका बना होता है आपको बताना है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये कॉपर बेस और चांदी की मिश्र धातु का बना होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि 16 माइक्रोफेराड और 32 माइक्रोफेराड कैपेसिटी की तीन कैपेसिटरों के श्रेणी क्रम में जुड़े होने पर कुल कैपेसिटेंस क्या होगा। दोस्तों को पता है कि जब भी यहाँ पे कैपेसिटर जुड़ा रहेगा तो श्रेणी क्रम में कहेगा, तो आप क्या करेंगे, उसका उल्टा कर देंगे, यानी कि 1/16 करेंगे, फिर 1/16 करेंगे और फिर प्लस 1/32 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, तो ये 5 बटे कितना होगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमको क्या करना है, समतुल्य निकालना है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, 32/5 कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास ए हो जाएगा ना, यही क्या होगा, आपके प्रश्न का आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि वह अधिकतम विपरीत वोल्टता जो किसी डायोड सह सकता है उसे क्या कहते हैं। वह अधिकतम विपरीत वोल्टता जो कोई डायोड जो है वो सह सकता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे। तो दोस्तों उसे हम लोग क्या कहेंगे, शिखर विपरीत वोल्टता कहेंगे, यानी कि पीक इनवर्स वोल्टेज कहेंगे। इस प्रकार आप देखेंगे तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक पानी से भरी बाल्टी में बिजली के दो तार डालने पर दोनों तारों के पास बुलबुले बन रहे हैं। इससे अनुमान लगाते हैं कि सप्लाई किस प्रकार का है। यानी कि आप तार में देखेंगे तो जब बुलबुले बनेगा ना दोस्तों, तो वो किस प्रकार की सप्लाई होगी। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, वो डीसी सप्लाई होगी। क्या होगी, डीसी सप्लाई में क्या होता है कि तार में क्या होते हैं, बुलबुले बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि किसी पदार्थ का रेजिस्टेंस कम होता है यदि यदि किसी पदार्थ की रेजिस्टेंस होती है वो कम कब होगा, आपको ये बताना है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो जाएगी तब क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि एक डेल्टा कनेक्टेड रोटर पर आपूर्ति 100% होता है, तो इसके स्टार कनेक्शन में कितनी आपूर्ति होगी, आपको ये बतलाना है दोस्तों। ठीक है, तो इसके स्टार कनेक्शन में कितनी आपूर्ति हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से इसे बनाने की ट्राई कीजिए पहले कितना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 33.3% यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि कोई अर्धचालक पदार्थ शुद्ध अवस्था में डैश अर्धचालक तथा अपमर्जित ड्रॉप अवस्था में डैश अर्धचालक कहलाता है। तो दोस्तों आप तो ध्यान रखेंगे, जो कोई होती है ना वो शुद्ध अवस्था में क्या होता है, इंट्रिंसिक। ठीक है, और जो अप में क्या कहलाते हैं, एक्सट्रिंसिक कहलाते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि यदि कोई डायोड एक दिशा में उच्च प्रतिरोध तथा उसके विपरीत दिशा में निम्न प्रतिरोध दर्शाता है तो उसकी कार्यदशा क्या होगी। यानी कोई भी डायोड है जो एक दिशा में उच्च प्रतिरोध तथा इसके विपरीत दिशा में निम्न प्रतिरोध दर्शाता है, तो उसकी जो कार्यदशा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। यहाँ पे कह रहा है कि 3 फेज पिंजर प्रेरण मोटर में नो लोड धारा का मान कितना होता है। तो जो 3 फेज स्क्वेयर हमारे पास होता है प्रेरण मोटर, इंडक्शन मोटर, उसमें नो लोड धारा का मान कितना होता है आपको बताना है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखेंगे, जो नो लोड धारा का मान होता है इसमें, यह निर्धारित मान धारा का 30 से 50% होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा।
कह रहा है कि किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार क्या होगा। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा किरचॉफ का नियम। यहाँ पे कह रहा है किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार कौन सी कथन यहाँ पे सही दे रखी है किरचॉफ के दूसरे नियम के लिए। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, जो वोल्टेज ड्रॉप का गणितीय योग होगा ना प्लस में ईएमएफ का गणितीय योग क्या होगा, शून्य होगा। किसमें दे रखा है, तो किरचॉफ के द्वितीय जो नियम है इसमें कहा गया है कि वोल्टेज ड्रॉप का गणितीय योग और प्लस में ईएमएफ का गणितीय योग क्या होगा, शून्य होगा, यानी कि जीरो होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। स्थिर वोल्टेज चार्जिंग विधि में डिस्चार्ज से पूर्ण चार्जिंग तक करंट क्या होता है। तो दोस्तों जो स्थिर वोल्टेज चार्जिंग विधि होती है इसमें जो डिस्चार्ज से पूर्ण डिस्चार्ज तक जो करंट होता है ना, इसमें क्या होता है आपको बताना है। तो दोस्तों ये क्या होता है, कम होता जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, यानी कि स्थिर वोल्टेज चार्जिंग विधि में जो डिस्चार्ज से पूर्ण चार्जिंग तक करंट क्या होगा, वो कम होता जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि तुल्यकालिक मोटर जो सामान्य है का प्रारंभिक टॉर्क क्या होता है। जो तुल्यकालिक मोटर होते हैं जो सामान्य स्थिति में है उसके जो प्रारंभिक टॉर्क होते हैं ना, इनिशियल टॉर्क जिसे बोलते हैं, वो क्या होता है आपको बताना है दोस्तों। तो वो क्या होता है, शून्य होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मोटर की तुल्यकालिक गति पर स्लिप का मान क्या होता है। दोस्तों मोटर की जो तुल्यकालिक गति होती है उसमें स्लिप का मान जो है वो क्या होता है आपको बताना है दोस्तों। तो वो क्या होता है, शून्य होता है। जो मोटर की तुल्यकालिक गति पर स्लिप का मान क्या होता है, शून्य होता है। आप लोग इसे याद कर लीजिए। अगला प्रश्न क्या है कि क्षारीय बैटरियों निम्नलिखित में से निम्नलिखित क्रिया द्वारा विद्युत उत्पन्न करती है। जो क्षारीय बैटरी होती है ना वो किसके द्वारा विद्युत उत्पन्न करती है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, जो रासायनिक क्रिया द्वारा जो है ना क्षारीय बैटरी विद्युत को उत्पन्न करती है। अगला प्रश्न है कि एक विद्युत चालित इस्त्री यानी कि इलेक्ट्रिक आयरन में विद्युत कुंडली कॉइल से तली को प्लेट तक उष्मा का स्थानांतरण मुख्यतः होता है। तो ये किसके द्वारा होता है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा इसे, चालन के द्वारा होता है। ठीक है, निम्न में से सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ कौन सा है। चीनी मिट्टी है, रेजिन है, ग्रेफाइट है, इनमें से कोई भी नहीं है। तो सबसे जो सुचालक पदार्थ हमारे पास हो जाएगा ना वो कौन सा हो जाएगा आपको बताना है दोस्तों। तो वो कौन सा होगा, ग्रेफाइट जो है ना ये क्या होगा, सबसे सुचालक पदार्थ इस ऑप्शन में से हो जाएगा। तो चीनी मिट्टी है ना ये कुचालक होता है। ठीक है, ये पोर्सलिन का बना होता है, इसलिए भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि किसी क्षमता के ट्रांसफार्मर के लिए प्राकृतिक रूप से तेल शीतलन प्रणाली का उपयोग होता है। तो कितनी क्षमता के लिए। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, ये क्षमता कितनी हो जाएगी, 1000 केवीए के लिए जो है ना क्षमता के लिए ट्रांसफार्मर के लिए प्राकृतिक रूप से तेल शीतलन प्रणाली का उपयोग यहाँ पे होता है। अगला प्रश्न है कि ऑटो ट्रांसफार्मर किस नियम पर काम करता है। तो दोस्तों जो ऑटो ट्रांसफार्मर हमारे पास होता है ना ये किस नियम पे काम करता है आप लोग ध्यान रखेंगे। ये सेल्फ इंडक्शन यानी कि स्व प्रेरण के नाम पर सिद्धांत पे ये काम करता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कहाँ पर लघु परिपथ वियोजक का प्रयोग आवश्यक होता है। तो दोस्तों वो कौन सा जगह है जहाँ पे हम लोग शॉर्ट सर्किट जो वियोजक होता है ना उसका इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आप तो ध्यान रखेंगे, जो हमारे पास होगा भवन के प्रत्येक कक्ष की वायरिंग में हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट जो लघु पथ वियोजक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि 3 फेज के लिए संतुलित एवं असंतुलित दोनों तरह के विद्युत मापन के लिए कम से कम कितने वाट मीटर की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों कम से कम कितनी होती है, तो 2 होती है। कितनी, 2 होती हैं। निम्न में से कौन प्राथमिक यंत्र है आपके पास, चुंबकीय सुई है, आमीटर है, वोल्ट मीटर और किलोवाट मीटर है। तो दोस्तों कौन से यहाँ पे प्राथमिक यंत्र यहाँ पे हो जाएगा, तो ये क्या होंगे, चुंबकीय सुई जो है यहाँ पे ये क्या होंगे, प्राथमिक यंत्र यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि IC 555 की प्रचलन डीसी वोल्टता कितनी होती है। तो दोस्तों ये कितनी होती है, +5 से लेकर के +18 के बीच में होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह यंत्र जो किसी विद्युत राशि के प्रेक्षण काल के अंतर्गत कुल मान को दर्शाता है उस यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस यंत्र को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटिंग यंत्र कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सवाल का आंसर होगा। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए जोड़ते हैं। दोस्तों जो गैल्वेनोमीटर होती है उसको वोल्ट मीटर में जब हम बदलते हैं उसको हम कैसे जोड़ते हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, उच्च प्रतिरोध की श्रेणी को उच्च प्रतिरोध की श्रेणी क्रम में यानी उच्च प्रतिरोध की श्रेणी क्रम में क्या करते हैं हम लोग, गैल्वेनोमीटर को जोड़ते हैं उच्च प्रतिरोध की श्रेणी क्रम में। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि BIS का तात्पर्य क्या होता है। दोस्तों ये BIS है ना इसका तात्पर्य क्या होता है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। किस अवस्था पर 2 जनरेटर समांतर में चलाया जाता है। तो दोस्तों कौन सी अवस्था होती है जिसपे 2 जनरेटरों को समांतर में चलाया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे,
दोनों जनरेटरों की वोल्टेज समान होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। धन से धन जुड़ा होना चाहिए और ऋण से ऋण, ठीक है, ये भी सही है। जनरेटरों की क्षमता समान होनी चाहिए, ये भी सही है। यानी कि सभी के सभी यहाँ पे कथन जो है ना वो सही दे रखे हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। यूजीटी का सर्वसामान्य उपयोग कहाँ पे है, यानी जो यूजीटी है ना इसका सर्वसामान्य उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, हम लोग करते हैं रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में यूजीटी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। कह रहा है कि हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का रेडिक्स क्या होता है। दोस्तों जो हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली है ना इसका रेडिक्स क्या होगा आपको बताना है। ये कितना होगा, 16 होगा। कितना, 16 होगा हेक्सा डेसिमल का यहाँ पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर की रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग कितने कोण पर स्थापित होती है। तो दोस्तों ये जग जाहिर है कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री पर क्या होगी यहाँ पर स्थापित होती है। यानी कि स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर की रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग कितने कोण पर स्थापित होती है, तो 90 डिग्री के कोण पर यहाँ पे स्थापित होती है। आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अपकेंद्रीय स्विच पूर्ण गति का कितना प्रतिशत गति प्राप्त कर लेने पर वियोजन का कार्य करता है। ठीक है, तो दोस्तों ये कितना करता है, 75% जो है ना गति प्राप्त करने पर वियोजन का यहाँ पे कार्य करता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। लैंप वाइंडिंग में समानांतर पथों की संख्या की तुलना में ध्रुवों की संख्या क्या होती है। तो दोस्तों लैप में क्या होता है, लैप वाइंडिंग में, दोस्तों लैप वाइंडिंग में आपने देखा होगा, ठीक है, ये क्या होती है, लैप वाइंडिंग है ध्रुवों की संख्या क्या होती है, तो बराबर होती है ना, पी जो है ना पोल की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा। गैक्सेट के गलने या क्षतिग्रस्त हो जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा दोष उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों वो कौन सा दोष उत्पन्न हो सकता है आप ध्यान रखेंगे, वो है कौन सा, तेल रिसना यहाँ पे उत्पन्न हो सकता है। अगला प्रश्न है कि लिसाजस पैटर्न कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों जो लिसाजस पैटर्न है ना वो कैसे हम लोग बना सकते हैं आपको बताना है। तो ये दो लाइन तरंगे खींच करके जो एक दूसरे के समकोण पर होती हैं, इसी से हम क्या करते हैं, तो लिसाजस पैटर्न को बनाया जा सकता है, बना सकते हैं। ठीक है, चलिए। एल्युमिनियम का विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखेंगे जो एल्युमिनियम होता है ना इसका जो विशिष्ट गुरुत्व होता है वो कितना होता है, 2.7 ग्राम प्रति सीसी, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट कपल यानी कि प्रत्यक्ष युग्मित प्रवर्धकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही दे रखा है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखेंगे ना तो ये रिफिल मुक्त शक्ति आपूर्ति की आवश्यकता होती है, इसमें यही सही दे रखी है, बाकी अन्य कथन यहाँ पे गलत दे रखे हैं। कौन से मोटर में घूर्णन गति के लिए सीरीज पैरेलल विधि का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों वो मोटर कौन सा हमारे पास होगा, तो सीरीज मोटर में हम लोग क्या करते हैं, तो सीरीज मतलब कि घूर्णन गति के लिए सीरीज पैरेलल विधि का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। बूलियन व्यंजक जो यहाँ पे दे रखा है किसके तुल्य है, तो दोस्तों ये किसके तुल्य हो जाएगा, ऑप्शन सी ए प्लस बी प्लस सी के क्या हो गया यहाँ पे समतुल्य हो जाएंगे। कंप्लीटेशन के नियम के अनुसार ये जो है ना तुल्य है किसके बराबर हो जाएगा, तो दोस्तों ये आपके पास 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आप तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी अल्टरनेटर की गति 1500 आरपीएम से 3000 आरपीएम में परिवर्तित हो जाए तो जनित जो विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा। तो दोस्तों 1500 से हम क्या करेंगे 3000 में ले जाएंगे, तब क्या होगा, ये दोगुना हो जाएगा। निम्न में से किस फाइल का प्रयोग ड्रॉ फाइलिंग में किया जाता है। तो ऐसा कौन सा फाइल है जिसका प्रयोग हम लोग ड्रॉ फाइलिंग में करते हैं, तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे जो स्मूथ फाइल होती है ना इसका प्रयोग हम किसमें करते हैं, ड्रॉ फाइलिंग में करते हैं। क्रेन और हॉइस्ट के लिए किस डीसी मोटर को प्राथमिकता दी जाती है। तो दोस्तों जो क्रेन और हॉइस्ट होता है ना इसके लिए हम लोग किस डीसी मोटर का इस्तेमाल करते हैं, तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे हम लोग श्रेणी मोटर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। लोड के बढ़ने से डीसी मोटर की चाल क्या होगी, जब लोड बढ़ेगी तब डीसी मोटर की चाल क्या हो जाएगी आपको बताना है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगी, तो थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है, लोड बढ़ाएंगे तो डीसी शंट मोटर की चाल क्या होगी, कम हो जाएगी। डीसी मोटर में नो लोड क्षय की गणना करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला प्रयोग कौन सा होता है। ठीक है, तो दोस्तों आप तो ध्यान से देखेंगे इस बात को, तो ये हो जाता है आपके पास स्विनबर्न का प्रयोग। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा पाइपों को जोड़ा जाता है। दोस्तों ऐसा कौन सा विधि है जिसके द्वारा हम लोग पाइप को जोड़ते हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे सब मर्ज्ड आर्क वेल्डिंग के द्वारा जो है ना पाइपों को जोड़ा जाता है। 3 पॉइंट स्टार्टर द्वारा कौन सी मोटर को चलाया जाता है।
ठीक है। तो 3 पॉइंट स्टार्टर द्वारा जो मोटर चलाया जाता है दोस्तों, वो कौन सा होता है? डीसी शंट मोटर होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर होगा। जो 3 पॉइंट स्टार्टर द्वारा मोटर चलाते हैं, कौन सा? डीसी शंट मोटर। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वितरण केंद्र से उपभोक्ता तक पहुंचाने वाली लाइन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो वितरण केंद्र से उपभोक्ता तक हम लाइन पहुंचाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं सर्विस लाइन कहते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। ठीक है। दो आरसीसी खंभों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों जो आरसीसी खंभे होते हैं ना, इसके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए आपको बताना है। ये दोस्तों 60 से 100 मीटर के बीच में होनी चाहिए दो आरसीसी खंभों के बीच की दूरी। एसी के किस गुण के कारण ओजोन गैस पैदा होती है? दोस्तों जो एसी होता है हमारे पास घरों में लगा होता है, उसके किस गुण के कारण जो है ओजोन गैस पैदा होती है आपको बताना है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इस बात को। तो कोरोना इफेक्ट के कारण जो होती है ना, ओजोन गैस यहाँ पे पैदा होती है एसी से। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में वायु का दाब कितना होता है? तो दोस्तों जो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर होता है ना, इसमें वायु का दाब कितना होता है? 50 से लेकर के 60 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल कह रहा है यहाँ पे कि निम्न में से कौन कॉपर का गलन बिंदु है? ठीक है। तो कॉपर का कौन सा गलन बिंदु यहाँ पे हो जाएगा? तो दोस्तों आप देखेंगे तो 1100 जो है यहाँ पे क्या होगा? कॉपर का गलन बिंदु हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे किस उद्देश्य से आई नियम बनाए गए हैं? ठीक है। जो आई रूल जो होता है ना, आई रूल, वो किसके लिए बनाए गए हैं आपको बताना है। आप ऑप्शन देख लीजिए। इसका आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुरक्षा और संरक्षा के लिए आई नियम को डेवलप किया गया, बनाया गया है। विद्युत उपकरण में किस वर्ग की आग क्लास ऑफ फायर लगती है? यानी कि जो विद्युत उपकरण में जो है ना, जो कौन से वर्ग की आग लगती है विद्युत उपकरणों में? ठीक है। तो दोस्तों आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, जो डी प्रकार की आग होती है ना, ये विद्युत उपकरणों में लगती है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। न्यूल लैंप का उपयोग किसमें करते हैं? जो न्यूल लैंप होता है दोस्तों, इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग इंडिकेटर के रूप में। नियोन लैंप का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। सिल्वर आयोडाइड सेल का ईएमएफ कितना होता है? जो सिल्वर आयोडाइड सेल होता है ना, इसका ईएमएफ कितना होता है आपको बताना है दोस्तों। इसका ईएमएफ होता है 1.5 वोल्ट होता है ईएमएफ किसका? सिल्वर ऑक्साइड का। प्राथमिक सेल की अपेक्षा द्वितीयक सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है? तो दोस्तों जो प्राथमिक सेल का जो अपेक्षा द्वितीय सेल होते हैं, इसका जो विद्युत वाहक बल होते हैं वो कितने होते हैं? अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। रेलवे यात्री कोच को की बिजली और पंखे के लिए पावर सप्लाई होती है। तो रेलवे यात्री कोच के बिजली और पंखे के लिए पावर सप्लाई होती है, वो कितनी होती है आपको बताना है। ठीक है। तो दोस्तों ये कितनी होती है? डायरेक्ट करंट होती है। मतलब पावर सप्लाई कैसी होती है? डायरेक्ट करंट होती है, डीसी होती है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। एक फेज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को क्या कहते हैं? तो दोस्तों सिंगल फेज मोटर होता है ना, इसे बोलते हैं हम लोग फ्रैक्शन हॉर्स पावर मोटर, यानी फ्रैक्शन एचपी मोटर कहते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा। यानी कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को क्या कहते हैं हम लोग? फ्रैक्शन हॉर्स पावर फैक्टर, यानी फ्रैक्शन एचपी मोटर कहते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आई नियम डैश के लिए होता है? तो दोस्तों जो आई नियम होता है ना, ये किसके लिए होता है? तो सुरक्षा के लिए और अच्छा पावर जनरेशन दोनों के लिए होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब होगा हमारा। परिपथ का शक्ति गुणक परिपथ में किसको सम्मिलित करने पर उत्पन्न किया जा सकता है? ठीक है। तो दोस्तों ये संधारित्र परिपथ का शक्ति गुणक परिपथ में संधारित्र को सम्मिलित करने पर उत्पन्न किया जा सकता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। यदि दो चालक एक ही दिशा में धारा में चल रहे हैं तो क्या होगा? यदि दो चालक एक ही दिशा में धारा ले जा रहे हैं तो क्या होगा? तो क्या होगा दोस्तों? चालक एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हमारा हो जाएगा। कहाँ पर ग्राउंडिंग की जाती है? दोस्तों जो ग्राउंडिंग होती है ना, ये कहाँ पे की जाती है आपको बताना है। ये दोस्तों सप्लाई सिरे पर क्या करते हैं हम लोग? ग्राउंडिंग करते हैं। ये ग्राउंडिंग जो होती है ना, वो कहाँ पर की जाती है? सप्लाई सिरे पर ग्राउंडिंग की जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हमारा हो जाएगा। कौन सा सर्किट ब्रेकर ईएसटी के लिए उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों ऐसा कौन सा सर्किट ब्रेकर है जिसका इस्तेमाल हम लोग ईएचटी के लिए करते हैं? तो वो कौन सा होता है? SF6 ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है। इसका इस्तेमाल हम लोग ईएसटी के लिए करते हैं। स्क्वेयर केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में क्या होता है? ठीक है। तो दोस्तों यह आता है समरूप स्टेटर होता है। थ्री फेज प्रेरण मोटर में थ्री फेज स्टेटर धारा के कारण उत्पन्न फ्लक्स क्या होता है? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, ये होता है एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण पर होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हमारा हो जाएगा। स्थिर वोल्टेज प्राप्त करने के लिए पावर स्रोत का क्या होगा? तो स्थिर वोल्टेज प्राप्त करने के लिए जो पावर स्रोत है ना,
ये क्या होगा, आंतरिक रेजिस्टेंस इसका क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ऑप्शन ए सही जवाब हमारा हो जाएगा। मशीन की आवृत्ति डैश पर निर्भर करती है, यानी कि मशीन की जो आवृत्ति होती है वो किस पर निर्भर करती है आपको बताना है। तो दोस्तों ये ध्रुवों के जोड़ों पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए सही जवाब हमारा हो जाएगा। किसी विद्युत परिपथ का शक्ति गुणांक कोण और प्रतिबाधा मान जेड हो तो प्रतिरोध कोण आर का पता किस फॉर्मूला से करेंगे आप लोग। तो दोस्तों क्या होता है, आर बराबर होता है जेड कॉस थीटा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हमारा हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण ये दे रखा है, तो प्रभावी मान क्या होगा यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए इसका प्रभावी मान क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन में बी, यानी कि 25 एम्पियर एम्पियर हो जाएगा। एमसीबी एक सर्किट को संरक्षित करता है। दोस्तों एमसीबी जो है ना, जो सर्किट को संरक्षित करता है वो शॉर्ट सर्किट एवं अतिभार यानी कि शॉर्ट सर्किट एवं ओवरलोड दोनों को क्या करता है यहाँ पे, संरक्षित करता है। किस नियम पर प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत आधारित है। दोस्तों ऐसा कौन सा नियम है जैसे प्रेरण मोटर के सिद्धांत जो है यहाँ पे आधारित हो जाएगा, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसे। तो वो कौन सा हो जाएगा, फेराडे के नियम पे हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है कि किसी पंप की प्रेरण मोटर को समान आपूर्ति वोल्टता 415 वोल्ट से 30% कम वोल्टता पर चलाया जाता है। पंप कार्य करना शुरू कर देता है, कुछ समय पश्चात क्या घटित होना संभावित होता है। ठीक है। तो दोस्तों ये क्या होता है, आपके पास मोटर गर्म हो जाएगी और खराब हो जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हमारा हो जाएगा। और दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न हमारा होगा कि निम्न आरेख में दर्शाए गए जोड़ के प्रकार की पहचान कीजिए। तो दोस्तों ये जो आपके पास ये चिन्ह दे रखा है ना, ये किस प्रकार के जोड़ को बतलाता है। आप सभी लोग बताएंगे कहाँ पे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर पता है। ठीक है। बाकी दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट 3 में आपका स्कोर कितना बना है ना, सभी लोग अपना स्कोर शेयर कीजिएगा कि आपका 27 से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं क्या नहीं, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि हमको सिर्फ 27 मार्क्स लाना है, पास होना है। तो क्या आपके इतने भी मार्क्स आ रहे हैं या नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है। तो आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तब जाकर हमको लगेगा कि हाँ हमारे वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।